आप सभी छात्रों का आज की क्लास में स्वागत है। हमारा चैप्टर बिजनेस स्टडी की क्लास में चल रहा है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और उनकी समाज की बढ़ती भूमिका। सामाजिक उपक्रमों के प्रकार में हमने पहला जो प्रकार था वो विभागीय संगठन के रूप में देखा था और प्रीवियस क्लास में हमने एक नए प्रारूप लोक अथवा वैधानिक निगम के अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं पर चर्चा की थी। आज की क्लास में हम लोक तथा वैधानिक निगम जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का एक प्रारूप है, इसके गुण यानी लाभ और दोषों पर चर्चा करेंगे। यदि इसके लाभों पर चर्चा की जाए, सबसे पहला आता है कि इस प्रकार के जो संगठन हैं या प्रारूप हैं या उपक्रम हैं, उनमें व्यक्तिगत प्रबंध तथा राजकीय प्रबंध दोनों प्रकार के प्रबंधकों का, प्रबंध संगठन का, प्रबंध व्यवस्था का लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें सरकार का भी नियंत्रण रहता है और जो कार्य किया जाता है वो एक संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। इसलिए दोनों ही प्रकार के उपक्रमों का लाभ हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। एक्स प्रेसिडेंट श्री रूजवेल्ट जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था इनके बारे में कि वैधानिक निगम राज्य के अधिकारियों का ताना बाना पहने हुए भी इसमें निजी उपक्रमों की भांति लोच, पहलपन पाया जाता है। इनके दैनिक कार्यों में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता, जिसके कारण इनकी कार्य क्षमता में बाधा नहीं पड़ती। इसके साथ महत्वपूर्ण मामलों में राजकीय नियंत्रण भी स्थापित किया जा सकता है। दूसरा, निगम तथा सरकारी नीति में सामंजस्य, क्योंकि अभी जो ये हमने माननीय रूजवेल्ट द्वारा कही गई टिप्पणी को पढ़ा है, उससे स्पष्ट होता है कि सरकार का भी कहीं ना कहीं निर्देशन इन उपक्रमों के ऊपर होता है और व्यक्तिगत जो उपक्रमी के लाभ प्राप्त हो सकते हैं वो भी लाभ इन उपक्रमों को प्राप्त होते हैं। इसलिए यही कहा गया है, क्योंकि ये सरकारी नियंत्रण में रहते हैं, इसलिए निगम को सरकारी नीति में सामंजस्य रहता है। स्वायत्तता, आंतरिक मामलों में निगम स्वतंत्र होते हैं, जिसमें लाल फीताशाही का दोष उत्पन्न नहीं होता, जबकि विभागीय संगठनों में लाल फीताशाही अवसरवादी सोच का प्रभाव रहता है। लोच, निगम की क्रियाओं में अधिक लोच तथा औद्योगिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता बनी रहती है। यहाँ पे आराम से आप व्यक्तिगत निर्णय या उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो संचालक मंडल ले सकता है। विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व, वैधानिक निगम के प्रबंध तथा संचालन में उद्योगपति, श्रमिकों, उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जाता है, जिसका लाभ इन सभी यानी उद्योगपतियों को भी, श्रमिकों को भी और उपभोक्ताओं को भी लाभ इन उपक्रमों का प्राप्त होता है। अधिक स्थिरता, इसमें सीधी राजकीय प्रबंध की अपेक्षा अधिक स्थिरता रहती है, क्योंकि सीधा और बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप सरकार का नहीं होता, संचालक मंडल द्वारा इन्हें संचालित किया जाता है। तो इस बात का लाभ इन उपक्रमों को प्राप्त होता है। जन सेवा की भावना, इन उपक्रमों का भी जो निर्माण किया गया है वो मुख्य उद्देश्य ये था कि समाज को इन उपक्रमों के माध्यम से आवश्यकताओं की पूर्ति हो, उचित मूल्य पर हो, समाज सेवा की भावना ही इनका मुख्य उद्देश्य होता है, लाभ कमाना इनका गौण उद्देश्य होता है। विशेषज्ञों की सेवाएं इन उपक्रमों को प्राप्त होती हैं। समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विशेषज्ञों को इन उपक्रमों में नियुक्त किया जाता है, जिनकी सेवाओं, ज्ञान, अनुभव का लाभ इन उपक्रमों के माध्यम से समाज को प्राप्त होता है।
सरकारी पदाधिकारियों का हस्तक्षेप इन उपक्रमों में अधिक नहीं होता। अफसर शाही या लाल फीताशाही यहाँ पर हावी नहीं होती। चूँकि वैधानिक निगम में सरकारी एवं राजनीतिक हस्तक्षेप कम होता है, इसलिए इनका संचालन व्यावसायिक आधार पर किया जा सकता है। मितव्ययता यानी कम खर्चीलापन। वैधानिक निगम के निर्माण के समय उसके बाद भी धन का अपव्यय नहीं होता, जिससे मितव्ययता के लाभ प्राप्त होते हैं। राष्ट्रीय हित का पालन। वैधानिक निगम राष्ट्रीय हित का पालन करते हैं, क्योंकि इनके लिए व्रत नीतियों का निर्माण संसद में ही तैयार होता है। संसद में, राज्यसभा में, लोकसभा में विभिन्न बिल या नीतियों को पारित किया जाता है, जिन पर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों, सांसदों द्वारा हस्ताक्षर होते हैं। तो कोई भी ऐसा विधेयक या बिल तो संसद में पास होगा नहीं जिसका समाज में हित ना हो। इन लाभों की प्राप्ति इन निगमों को होती है। अब आता है लोक निगम या वैधानिक निगम की हानि, अवगुण, दोष, सीमाएं या मर्यादाएं। सबसे पहले है हानि का अधिकांश भाग इनको स्वयं ही वहन करना पड़ता है। कभी कभी वैधानिक निगमों में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि सरकार का हाथ संचालन और प्रबंध में ना के बराबर रहता है। ऐसी स्थिति में संभावित हानि के अधिकांश भाग पर सरकार को ही भुगतना पड़ता है। सरकार का इनके संचालन नीतियों में बहुत ज़्यादा हाथ नहीं रहता, हस्तक्षेप नहीं रहता, लेकिन उसके बाद भी यदि इन निगमों को, इन उपक्रमों को कोई हानि होती है तो उसको सरकार द्वारा ही वहन किया जाता है। ऐसी स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जबकि अधिकांश पूंजी तो सरकार की होती है, किंतु प्रबंध समितियां दूसरों के बाहुल्य में होती हैं। पैसा सरकार का है, प्रबंध व्यवस्था, संचालन व्यवस्था कोई और देख रहे हैं लोग, तो वो सरकारी पैसे का दुरुपयोग करते हैं, बहुत ध्यान से उस पैसे का सदुपयोग नहीं किया जाता। ऐसी स्थिति में होने वाली हानि को सरकार द्वारा ही वहन किया जाता है। दूसरा, निजी हित तथा कुशलता का अभाव। वैधानिक निगम का संचालन मंडल में वो लोग होते हैं जिनका वैधानिक निगम के संचालन में कोई वित्तीय स्वार्थ नहीं होता, यानी उन लोगों का पैसा तो निगम में नहीं लगा है, लेकिन संचालन मंडल में वो लोग हैं। तो चाहे वैधानिक निगम को हानि हो या लाभ हो, इस बात की चिंता उन व्यक्तियों को नहीं होती। उन्हें तो केवल अपना वेतन मिलता है, जिसका प्रभाव यह होता है कि कार्यक्षमता का अभाव होता है। पूर्ण कार्यक्षमता, लगन से वो लोग कार्य नहीं करते। हानि होगी तो सरकार को वहन करनी पड़ेगी, ये भावना भी कहीं ना कहीं आती है। एकाधिकार का दोष। वैधानिक निगम एकाधिकार प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, जिसके कारण इनमें एकाधिकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। एकाधिकार का मतलब है जब किसी वस्तु या किसी नीति या किसी प्रोडक्ट पे किसी पार्टिकुलर एक व्यक्ति का या एक समूह का अधिकार हो जाए तो उसे हम एकाधिकार कहते हैं, जिसका दुष्प्रभाव समाज पर पड़ता है। समाज को वो वस्तुएं महंगी या अधिक मूल्य पर प्राप्त होती हैं, तो ये दोष भी यहाँ पर उत्पन्न हो सकते हैं। प्रबंध में निजी क्षेत्र के व्यक्तियों के होने से हानि। वैधानिक निगमों में प्रबंध के लिए सरकार अधिकतम व्यक्ति, व्यावसायिक तथा औद्योगिक वर्ग से लेती है। ये औद्योगिक तथा व्यावसायिक व्यक्ति किसी न किसी व्यवसाय तथा उद्योग से संबंध रखते हैं तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इन निगमों के माध्यम से ये लोग अपने व्यवसाय और उद्योग को लाभ पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं, सरकारी पैसे का दुरुपयोग करते हैं। सरकारी पैसे पर अपने व्यवसाय का कार्य करना और अधिक मूल्य पर अपने से संबंधित निगमों को माल खरीदवाना तथा निगम के तैयार माल को कम मूल्य पर अपने व्यावसायिक उपक्रमों को बेचना, इन सभी कार्यों से होने वाली हानि इन निगमों को या सरकार को ही उठानी पड़ती है। अन्य सरकारी उद्योगों की तरह इसमें भी कहीं ना कहीं लाल फीताशाही या अवसरवादी सोच हावी रहती है।
विभागीय संगठन की अपेक्षा कम हो सकती है, लेकिन वो सोच यहाँ पे भी बनी रहती है। परिवर्तन में कठिनाई कुशलता की दृष्टि से यदि संगठन में कोई आवश्यक परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो उस परिवर्तन को बहुत आसानी से नहीं किया जा सकता। इस परिवर्तन को उसी आधार पर या उसी नियमन के आधार पर किया जाएगा जिसके आधार पर इन निगमों का निर्माण हुआ है, और संविधान में परिवर्तन करना बहुत कठिन होता है। अंकेक्षण संबंधी कठिनाई, या ये निगम अंकेक्षण संबंधी नियमों का पालन नहीं करती, उनका उल्लंघन करती हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी या पार्लियामेंट एस्टीमेट कमेटी इस संबंध में कुछ भी करने में असमर्थ रहती है। नाम मात्र की स्वतंत्रता, व्यवहार में वैधानिक निगम की स्वतंत्रता केवल नाम मात्र की है, और ये स्वतंत्रता केवल फाइलों तक सीमित रहती है। मंत्री, सरकारी पदाधिकारी, सरकारी अधिकारी इन निगमों के कार्यकलापों में अपना हस्तक्षेप निरंतर बनाए रहते हैं, जिसका खामियाजा इन निगमों को या समाज को ही उठाना पड़ता है। छोटे उद्योगों के लिए ये निगम उपयुक्त नहीं है। वैधानिक नियमों के लिए वित्तीय तथा प्रबंधकीय ढांचे को देखने में ऐसा लगता है कि ये निगम व्यवस्था केवल बड़े संगठन या बड़े उद्योगों के लिए ही है, छोटे उद्योगों के लिए ये उपयुक्त नहीं है। ये इन निगमों, वैधानिक या लोक निगमों के गुण तथा दोष हैं। इन पे आप अपनी नोटबुक में इन्हें लिख लें, ध्यानपूर्वक पढ़ें। यदि आपको कोई समस्या आप उसे पूछ सकते हैं, अन्यथा अगली क्लास में एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।